दिल्ली के बीचों बीच जो लोहे का एक विशाल स्तंभ खड़ा है ना, एक बार उसके बारे में सोचिए। हाँ, मेहरौली का लौह स्तंभ। हाँ बिल्कुल, 1500 साल से ज्यादा हो गए हैं उसे वहां खुले आसमान के नीचे खड़े हुए। कड़कड़ाती धूप, तेज बारिश और आज के समय का भयंकर प्रदूषण सब कुछ झेल रहा है, लेकिन उस लोहे में आज तक जंग का एक कतरा भी नहीं लगा है। मतलब दुनिया भर के जो आधुनिक मेटलर्जिस्ट हैं, धातु विज्ञानी, वो आज भी अपना सिर खुजाते हैं। हाँ, कि आखिर उस दौर के लोगों ने इस लोहे को किस रसायन से बनाया था। बिल्कुल, और ये कोई परग्रही या मतलब एलियन तकनीक तो थी नहीं। ये हमारे ही इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे अक्सर स्वर्ण युग का नाम दे दिया जाता है। सही कहा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब उत्तर में कुषाण और दक्कन में सातवाहन कमजोर पड़ रहे थे, तो एक खालीपन आ गया था। हाँ, और उसी खालीपन में 275 ईस्वी के आसपास एक नई शक्ति ने जन्म लिया, गुप्त राजवंश। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी गुप्त काल की गहराई से पड़ताल करेंगे। 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक का वो दौर। और पता है, ये जो लौह स्तंभ है ना, ये तो उस युग की तकनीकी ऊंचाई का सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। मतलब जब हम स्वर्ण युग कहते हैं तो अक्सर दिमाग में सिर्फ राजाओं की चमकती तलवारें या सोने के सिक्के आते हैं। हाँ, खजाने और महलों की तस्वीर है। बिल्कुल, लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं, चाहे वे पुराण हो या फाहियान और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, या फिर इलाहाबाद का शिलालेख है ना। हाँ, और विशाखादत्त का जो नाटक है मुद्रा राक्षस, ये सब मिलकर एक बहुत ही अलग और मतलब जटिल तस्वीर पेश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि इस चर्चा का मिशन सिर्फ ये रटना नहीं है कि किस राजा के बाद कौन सा राजा गद्दी पर बैठा। वो तो कोई भी किताब में पढ़ सकता है। सही बात है। हम तो ये समझना चाहते हैं कि उस समय की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और विज्ञान में ऐसा क्या तंत्र काम कर रहा था जिसने इसे इतिहास का इतना बड़ा दर्जा दिलाया। और ये भी कि जो साम्राज्य इतना आधुनिक और विशांत था, वो आखिर ताश के पत्तों की तरह ढह कैसे गया। तो अगर हम बिल्कुल शुरुआत से देखें, मतलब एक छोटे से क्षेत्र से उठकर पूरे उपमहाद्वीप पर छा जाने की ये कहानी शुरू कैसे होती है। इसकी नींव बहुत ही साधारण तरीके से रखी गई थी। जो संस्थापक थे श्रीगुप्त, उनके बारे में माना जाता है कि वे शायद बंगाल या प्रयाग के आसपास के रहे होंगे। अच्छा। हाँ, संभवतः वैश्य या ब्राह्मण, और उन्होंने सिर्फ महाराजा की उपाधि ली थी। तो मतलब वो कोई बहुत बड़े सम्राट नहीं थे शुरुआत में। नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराजा उस समय किसी छोटे सामंत या स्थानीय शासक का दर्जा होता था। लेकिन इस परिवार की किस्मत असल में चंद्रगुप्त प्रथम के समय पलटी, जिनका समय 320 से 335 ईस्वी माना जाता है। हाँ, मैंने अपने नोट्स में पढ़ा है कि उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दाव था, मास्टर स्ट्रोक एक तरह से। हाँ, जिसने रातों रात उनकी राजनीतिक ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली और शायद सोने के सिक्के भी जारी किए। हाँ, पहली बार सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहा गया, वो जारी किए गए। और यहीं से मतलब 320 ईस्वी से ही गुप्त संवत की शुरुआत होती है। ये तो बस शुरुआत थी, लेकिन मेरे पास यहाँ समुद्रगुप्त के जो आंकड़े हैं, 335 से 375 ईस्वी तक का उनका शासन, वो तो उस दौर के हिसाब से लगभग नामुमकिन सा लगता है। इतिहासकार तो उन्हें भारत का नेपोलियन तक कहते हैं। बिल्कुल, मतलब उत्तर भारत के गंगा यमुना के मैदानों को तो उन्होंने सीधे अपने कब्जे में ले लिया, वहां के राजाओं को ही हटा दिया। और मध्य भारत के जो जंगली इलाके थे ना, जिन्हें अटवीराज्य कहते थे, उन्हें भी जीत लिया। लेकिन जब वो दक्षिण भारत की तरफ गए तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब रणनीति अपनाई। हाँ, जो दक्षिणा पथ का अभियान था। उन्होंने 12 राजाओं को युद्ध में हराया, लेकिन फिर उन सभी को उनके राज्य वापस लौटा दिए। सोचने वाली बात है। वही तो, मतलब कोई राजा इतनी दूर सेना ले जाकर खून पसीना बहाकर जीतने के बाद जमीन वापस क्यों कर देगा। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि समुद्रगुप्त केवल एक लड़ाका नहीं थे, वे एक जबरदस्त दूरदर्शी थे। कैसे? देखिए, इसे इस तरह समझिए, उस जमाने में ना तो इंटरनेट था, न टेलीफोन और न ही कोई बुलेट ट्रेन। हाँ, संचार का कोई साधन नहीं था। तो उत्तर भारत में बैठकर हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत के किसी राज्य को सीधे तौर पर चलाना और वहां विद्रोह को दबाना, ये लगभग असंभव था।
सेना का खर्च और रसद पहुंचाना ही खजाना खाली कर देता। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने एक अलग कूटनीति अपनाई। उन्होंने दक्षिण के राजाओं को हराया, उनका अहंकार तोड़ा और फिर कहा कि तुम अपनी गद्दी पर बैठो, अपना राज्य चलाओ। हाँ, बस हर साल मुझे एक तय कर या टैक्स भेजते रहना। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार कूटनीति थी। मतलब समुद्रगुप्त बिल्कुल आज के किसी चतुर भू राजनीतिक रणनीतिकार जैसे जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं ना, हाँ, उनकी तरह काम कर रहे थे। एकदम सही। एक तरह से उन्होंने दक्षिण में अपनी प्रॉक्सी सरकारें बना ली। बिना अपनी सेना वहां रखे, बिना कोई बड़ा प्रशासनिक खर्च उठाए, उन्हें लगातार टैक्स मिलता रहा। और पता है, सिर्फ राजनीति में ही नहीं, धर्म और कला में भी उनका नजरिया बहुत व्यापक था। अच्छा। हाँ, वे खुद कट्टर वैष्णव थे। उनका राज चिन्ह गरुड़ था और वे अश्वमेध यज्ञ करते थे। लेकिन उन्होंने महान बौद्ध विद्वान वसुबंधु को पूरा राजकीय संरक्षण दिया था। धार्मिक सहिष्णुता। बिल्कुल। यहाँ तक कि श्रीलंका के राजा मेघावर्मन को बोधगया में एक विशाल बौद्ध मठ बनाने की इजाजत भी दी। हरिशैन ने इलाहाबाद स्तंभ लेख में उन्हें अनुकंपवन कहा है, यानी करुणा से भरा हुआ। हाँ, और उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कविराज की उपाधि थी उनके पास। एक ऐसा सम्राट जो युद्ध के मैदान में बेरहम है, लेकिन दरबार में संगीत का आनंद ले रहा है। बहुत ही बहुमुखी व्यक्तित्व था। और इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें दुनिया विक्रमादित्य के नाम से जानती है। तब 375 से 414 ईस्वी का समय है ना? हाँ, इसे साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार माना जा सकता है। उन्होंने पश्चिमी तट पर शकों को उखाड़ फेंका, जो शायद 300 सालों से वहां जमे हुए थे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये जो पश्चिमी तट पर कब्जा करना था, ये वही टर्निंग पॉइंट था जिसने गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में जान फूंक दी होगी। सही पकड़ा आपने। क्योंकि अब उनके पास सीधे समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार का नियंत्रण था। और हाँ, इन्हीं के समय तो फाहियान भारत आए थे और कालिदास जैसे नवरत्न दरबार की शान बढ़ा रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल सही आकलन है। जो बंदरगाहों पर कब्जा हुआ, उसने रातों रात खजाना भर दिया और उसी खजाने ने कला और शिक्षा को पोषित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही सबसे पहले चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। उनके बाद कुमारगुप्त प्रथम आए, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जैसी महान संस्था की नींव रखी। लेकिन खतरा भी तो शायद इसी समय मंडराने लगा था ना? हाँ, उत्तर पश्चिम से हूणों के आक्रमण शुरू हो गए थे। फिर स्कंदगुप्त ने गद्दी संभाली और हूणों को बुरी तरह हराया। इसका जिक्र शायद भित्री स्तंभ लेख में मिलता है। बिल्कुल। और स्कंदगुप्त का प्रशासन भी इतना चुस्त था कि उनके गवर्नर पंडदत्त ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, ताकि किसानों को सिंचाई में दिक्कत ना हो। हाँ, लेकिन 550 ईस्वी तक आते आते विष्णुगुप्त के समय ये वंश अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। अब यहाँ 1 मिनट रोकते हैं। जमीन जीतना एक बात है, लेकिन इतने विशाल साम्राज्य को संभालना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती। मौर्य काल के बारे में हम जानते हैं कि वे हर चीज को मतलब केंद्र से कंट्रोल करना चाहते थे, हर छोटी चीज पर नजर रखते थे। गुप्त राजाओं ने इस तंत्र को कैसे चलाया? तो देखिए, उन्होंने मौर्य वाली गलती नहीं की। गुप्त प्रशासन की जो सबसे बड़ी खासियत थी, वो था उसका विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, आप इसे आज की किसी फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, कैसे? राजा सबसे ऊपर था, लेकिन उसने सारी ताकत अपनी मुट्ठी में नहीं रखी। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें देश या राष्ट्र या भुक्ति कहते थे। और वहां का प्रमुख ऊपर एक होता था। प्रांत फिर जिलों में बटे थे, जिन्हें विषय कहा जाता था। और उसका मुखिया विषयपति होता होगा? बिल्कुल। और सबसे नीचे गांव था, जिसका प्रशासन ग्रामाध्यक्ष और स्थानीय पंचायत चलाती थी। मतलब स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले लेने की आजादी थी। हाँ, जब तक कि वे केंद्र को अपना टैक्स समय पर दे रहे हों। और मुझे जो सबसे दिलचस्प बात लगी ना, वो थी उनके प्रशासन का अत्यधिक स्पेशलाइजेशन या कह लें विशेषज्ञता। अधिकारियों के अलग अलग विभाग। हाँ, उन्होंने मंत्रियों की सिर्फ एक भीड़ नहीं खड़ी की थी। उनके पास बहुत ही विशिष्ट विभाग थे। मतलब आप सोचिए कि उनके पास हाथियों की सेना को संभालने के लिए एक अलग मंत्री था, जिसे पीलूपति कहते थे। हाँ, और घोड़ों के लिए अलग मंत्री अश्वपति, विदेश नीति और युद्ध शांति के मामलों के लिए सांधी विग्रह था, अकाउंट्स का हिसाब रखने के लिए अलग सुपरिंटेंडेंट था, अक्षपटलाधिकृत। सही कहा। ये सब सुनकर लगता है कि ये सच में एक आधुनिक स्वर्ण युग था। लगता तो है। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं, वो हमें समाज की एक दूसरी थोड़ी स्याह सच्चाई भी दिखाते हैं। हाँ, और
यहीं पर मेरा एक बड़ा सवाल है। जब मैं इस चर्चा के लिए नोट्स पढ़ रहा था तो मुझे विष्टि नाम के एक शब्द ने बहुत परेशान किया। विष्टि। या अगर ये स्वर्ण युग था, हर तरफ इतनी समृद्धि थी, तो फिर विष्टि यानी बिना वेतन के मजदूरी या फोर्स लेबर को राज्य टैक्स के रूप में क्यों वसूलता था? ये एक बहुत ही कड़वा सच है उस समय का। मतलब राज्य आपके परिवार के किसी भी सदस्य को जबरदस्त उठा सकता था, उससे कोई भी काम करवा सकता था और इसके लिए से एक पैसा नहीं मिलता था। क्या इसे हम वाकई स्वर्ण युग कह सकते हैं? ये एक बहुत ही जायज और तीखा सवाल है। समाज की सच्चाई सिर्फ महलों के डिजाइन से तो तय नहीं होती ना। बिल्कुल नहीं। देखिए, उस समय भौतिक समृद्धि उच्च स्तर पर जरूर थी। शाकाहार का चलन बढ़ रहा था, आम लोगों के लिए मुफ्त अस्पताल खोले जा रहे थे जहां बेहतरीन इलाज होता था। लेकिन ये समृद्धि बहुत असमान थी। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो प्रगति एक तरफा नहीं थी। ब्राह्मणों को उनकी सेवाओं के बदले अब नकद की जगह जमीनें दान में दी जाने लगीं, जिससे जमींदारी प्रथा शुरू हुई होगी। हाँ, और ब्राह्मण वर्चस्व बहुत मजबूत हुआ। और समाज के निचले तबकों का क्या हाल था? क्योंकि चीनी यात्री फाहियान के संस्मरण कुछ बहुत ही परेशान करने वाली बातें बताते हैं। फाहियान ने स्पष्ट रूप से चांडालों का जिक्र किया है। समाज का एक ऐसा वर्ग जिसे शहरों और गांवों के मुख्य हिस्से से बिल्कुल अलग-थलग बाहर रखा जाता था। मतलब अछूत प्रथा। हाँ, जब वे सड़कों पर चलते थे तो उन्हें लकड़ी पीटकर आवाज करनी होती थी, ताकि उच्च जाति के लोग उनके साये से भी बच सकें। ये बहुत ही भयानक है। ये अछूत प्रथा का एक बहुत ही कठोर और स्पष्ट प्रमाण है। दास प्रथा भी उस समय मौजूद थी, हालांकि शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ था, क्योंकि शायद उन्हें कृषि और व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर समाज गहरे वर्गों में बटा हुआ था। और अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वो ग्राफ भी तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखता है। बिल्कुल, इस काल में महिलाओं को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। उनका अधिकार केवल शादी के समय मिले स्त्रीधन तक सीमित था। बहुविवाह की प्रथा धड़ल्ले से चल रही थी। हाँ। लड़कियों की उच्च शिक्षा को हतोत्साहित किया जाने लगा था। और जो सबसे डरावनी बात है, 510 ईस्वी के एरन शिलालेख में हमें सती प्रथा के साक्षी भी मिलते हैं। हाँ, ये बहुत ही दुखद है। हालांकि पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन महिलाओं की आज़ादी बहुत सीमित हो चुकी थी। और एक नई जाति भी तो इसी समय बनी थी ना? हाँ, कायस्थ। इसी समय जमीनों का इतना ज्यादा लेन देन शुरू हुआ कि जमीन के रिकॉर्ड रखने के लिए ये एक पूरी नई जाति ही अस्तित्व में आ गई। तो मतलब जब हम समाज को देखते हैं तो पाते हैं कि एक तरफ तो ज्ञान और विज्ञान की बातें हो रही थी और दूसरी तरफ सामाजिक बेड़ियां कसी जा रही थी। बिल्कुल। अब यहाँ से हमें ये समझना होगा कि इस पूरे विशाल प्रशासनिक ढांचे, इस विशाल सेना और इन मुफ्त अस्पतालों का खर्च आखिर कैसे उठाया जा रहा था? मतलब अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही थी? अर्थव्यवस्था को लेकर जो जानकारी मिलती है वो सच में चौंकाने वाली है। वो कैसे? उन्होंने जमीन और कृषि को सिर्फ जमीन मानकर नहीं छोड़ा। वे टैक्सेशन को लेकर इतने जुनूनी और वैज्ञानिक थे कि उन्होंने जमीन को बाकायदा कैटेगराइज किया हुआ था। अलग अलग हिस्सों में। हाँ, जैसे क्षेत्र यानी उपजाऊ जमीन अलग, खिल यानी बंजर जमीन अलग, अपरहत यानी जंगल की जमीन और गपत सरा यानी चारागाह। और ऐसा नहीं था कि किसी भी जमीन पर एक ही टैक्स लगा दिया। मैंने पढ़ा कि जमीन की पैदावार के हिसाब से उपज का 1/4 से लेकर 1/6 हिस्सा भाग कर या उद्रंग टैक्स के रूप में लिया जाता था। बिल्कुल, इसके लिए उनके पास नाप तौल के बेहद सटीक पैमाने थे, जैसे कुलियावाप और द्रोणावाप। वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि टैक्स व्यवस्था में कोई भी लूप होल या खामी ना रहे। सही बात है। और कृषि के अलावा जो सबसे बड़ी ताकत थी वो था व्यापार। आंतरिक और बाहरी दोनों? हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ घंटासाला, कदर और ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाहों से भारी व्यापार हो रहा था। और रोम के साथ भी तो व्यापार होता था ना? रोम के साथ रेशम और मसालों का व्यापार अपने चरम पर था। मथुरा अपने सूती कपड़े के लिए और वाराणसी रेशम के लिए पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन चुके थे। पंजाब से नमक आता था। हाँ, और इस पूरे व्यापार को जो चीज सुचारू रूप से चला रही थी वो थी श्रेणियां या गिल्ड्स। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मैंने इन श्रेणियों के बारे में पढ़ा और मुझे लगा कि ये आज की दुनिया के कॉर्पोरेट ट्रेड यूनियनों और क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स का कोई बहुत ही एडवांस्ड प्राचीन वर्जन थी। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब आभूषण बनाने वाले हों या हाथी दांत के कारीगर या बुनकर, सबकी अपनी अपनी संस्थाएं थीं,
ये श्रेणियां इतनी आजाद और ताकतवर थीं कि राजा भी इनके मामलों में ज्यादा दखल नहीं देता था। ये खुद तय करती थीं कि माल की क्वालिटी क्या होगी, बाजार में कीमत क्या होगी और मजदूरों को कितनी दिहाड़ी मिलेगी। यहां तक कि उनके पास अपने खुद के न्यायालय भी होते थे। अगर गिल्ड का मुखिया भी कोई भ्रष्टाचार करता तो ये श्रेणियां उस पर महाभियोग चलाकर उसे सजा तक दे सकती थी। इस आर्थिक आजादी ने व्यापारियों को बहुत मजबूत बनाया और इसी व्यापार ने गुप्त काल में सोने की बारिश कर दी। तभी तो गुप्त शासकों ने इतिहास में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए। हाँ, लेकिन अगर आप उन सिक्कों को ध्यान से देखें तो कुषाणों के सोने के सिक्कों की तुलना में गुप्तकालीन सिक्कों में सोने की मात्रा कम थी, मिलावट ज्यादा थी। और मेरे ख्याल से ये मिलावट कोई गलती नहीं थी। ये अर्थव्यवस्था में आ रही किसी बड़ी दरार का पहला इशारा था, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब तक खजाना भरा रहा तब तक इस आर्थिक आजादी ने एक और कमाल किया। जब लोगों का पेट भरा होता है और जीवन सुरक्षित होता है, तब उनका दिमाग कला और विज्ञान की तरफ दौड़ता है। सही कहा। और यहीं से वो बौद्धिक विस्फोट हुआ जिसने इसे वास्तव में स्वर्ण युग बनाया। विज्ञान और गणित में जो छलांग इस दौर में लगाई गई वो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सच में। आर्यभट्ट का ही उदाहरण लें। हाँ, उन्होंने सिर्फ आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत लिखकर शून्य या जीरो का आविष्कार और दशमलव प्रणाली ही नहीं दी। मतलब आप सोचिए, उस दौर में जब दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी चपटी है, आर्यभट्ट ने ये गणितीय गणना करके साबित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रहण लगने का कारण कोई राक्षस नहीं बल्कि चंद्रमा और पृथ्वी की छाया है। उन्होंने पाई की एकदम सटीक वैल्यू निकाली। ये वैश्विक विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा क्वांटम लीप था। और केवल खगोल विज्ञान ही नहीं, वराहमिहिर ने बृहद संहिता लिखी जो अपने आप में एक पूरा विश्वकोश या एनसाइक्लोपीडिया थी। उसमें खगोल विज्ञान से लेकर वास्तुकला और वनस्पति विज्ञान तक सब कुछ था। सुश्रुत की सुश्रुत संहिता में सर्जरी के ऐसे बारीक तरीके बताए गए हैं जो आज के डॉक्टरों को भी हैरान कर देते हैं। वाग्भट, कश्यप जो महिलाओं और बच्चों की बीमारियों के चिकित्सक थे, और धन्वंतरी सब इसी दौर के थे। यहाँ तक कि बाद की सदियों के जैन गणितज्ञ महावीर और भास्कराचार्य द्वितीय ने भी इस विज्ञान के विकास को आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती। अच्छा, कैसे? इंसानों के इलाज के बारे में तो हमें पता है, लेकिन महर्षि पालकाप्या ने हस्ती आयुर्वेद नाम की एक पूरी मेडिकल किताब लिख डाली। अरे वाह! और ये किताब सिर्फ हाथियों की बीमारियों, उनकी सर्जरी और उनके इलाज पर आधारित थी। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है ना? क्या? एक ऐसा साम्राज्य जो हाथियों के इलाज और उनकी शारीरिक रचना पर इतना समय और संसाधन खर्च कर रहा है, उसकी वैज्ञानिक सोच और स्थिरता का स्तर क्या रहा होगा? बहुत ऊंचा जाहिर है। और यही स्थिरता साहित्य में भी झलकती है। संस्कृत अब केवल पूजा पाठ की भाषा नहीं थी, वह राजकाज और आम साहित्य की राजभाषा बन गई। रामायण और महाभारत को इसी काल में अंतिम रूप देकर संकलित किया गया। पुराण भी इसी समय संकलित हुए। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत की तो बात ही अलग है। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। सोमदेव का कथा सरित सागर आया। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस और शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा। मतलब साहित्य का तो ये सुनहरा दौर था ही। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो मशहूर नाटककार हुए हैं, जैसे बात की 8वीं सदी के भवभूति, चालुक्य दरबार के हस्तिमल और कन्नौज के क्षेमेश्वर, उन सब की नींव इसी काल में तैयार हुई थी। और अगर कला व वास्तुकला की बात करें तो अजंता और बाघ की गुफाओं के जो भित्ति चित्र हैं, जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं, हाँ, उनकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनके रंग फीके नहीं पड़े हैं। गांधार कला का पूरी तरह से भारतीकरण हो गया था। और मंदिरों के डिजाइन में जो शिखर वास्तुकला हम आज देखते हैं, उसकी शुरुआत तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर और भीतर गांव के ईंटों से बने मंदिर से ही हुई थी ना? बिल्कुल। नागर और द्रविड़ वास्तुकला का विकास भी इसी समय हुआ। वैष्णव और शैव धर्म प्रमुख थे। गुजरात के मुढेरा और कश्मीर के मार्तंड में सूर्य मंदिर बने। और वल्लभी में जैन परिषद भी हुई, जहां श्वेतांबर ग्रंथ लिखे गए। हाँ, लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। दुर्भाग्य से जो साम्राज्य गणित में शून्य खोज रहा था, हाथियों की सर्जरी कर रहा था और पूरी दुनिया से व्यापार कर रहा था, उसका पतन आखिर हुआ कैसे? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। हमेशा हमें लगता है कि साम्राज्य सिर्फ युद्ध के मैदान में हारने से गिरते हैं। हाँ, ये सच है कि स्कंदगुप्त के समय हूणों और पुष्यमित्रों के लगातार हमलों ने उनके खजाने को चूस लिया था।
आंतरिक कलह शुरू हो गई थी। वकाटक राजाओं जैसे नरेंद्र सेन और हरिशंड ने मालवा और गुजरात उनसे छीन लिए थे। और मालवा के यशोधर्मन और सौराष्ट्र के मैत्रक जैसे स्वतंत्र शासक खड़े हो गए थे। लेकिन मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाला कारण था वो कोई युद्ध नहीं था। आप उस आर्थिक झटके की तरफ इशारा कर रहे हैं जो रोम से आया था। बिल्कुल, ये एक तरह की बहुत ही चालाक कॉर्पोरेट जासूसी थी। इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज। हाँ, रोमन लोग सदियों से भारतीय रेशम के दीवाने थे और इसके बदले भारत को ढेर सारा सोना देते थे। लेकिन किसी तरह रोमन लोगों ने रेशम के कीड़े पालने और रेशम बनाने का खुफिया राज सीख लिया। और नतीजा क्या हुआ? भारत से होने वाले रेशम के व्यापार की कमर रातों रात टूट गई। एकदम से। और ये कोई छोटी घटना नहीं थी। इस एक झटके ने पूरे समाज को हिला दिया। 473 ईस्वी के आसपास के रिकॉर्ड बताते हैं कि रेशम व्यापार इतना गिर गया कि गुजरात में रेशम के बुनकरों की पूरी श्रेणियों को, गिल्ड्स को, अपना घर-बार छोड़कर मालवा की तरफ पलायन करना पड़ा। मतलब उन्हें अपने पुश्तैनी काम छोड़कर दूसरे पेशे अपनाने पड़े। हाँ, इसके साथ ही उत्तर पश्चिम के जो व्यापारिक मार्ग थे उन पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। और जैसे ही व्यापार रुका, रोम से आने वाला सोना और चांदी सब रुक गया। इसीलिए बाद के गुप्तकालीन सिक्कों में हमें भारी मिलावट देखने को मिलती है। सोने चांदी के सिक्कों की भारी कमी हो गई थी। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि कैसे व्यापार के पतन ने एक आत्मनिर्भर लेकिन बेहद सीमित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। जब केंद्र के पास पैसा नहीं रहा तो सामंतों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया और इतने बड़े साम्राज्य का ढांचा भरभरा कर गिर गया। और बाद के गुप्त शासकों ने तो हिंदू धर्म की जगह बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिससे सैन्य विस्तार या साम्राज्य निर्माण पर ध्यान देना ही छूट गया। तो अब समय है इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समेटने का। बिल्कुल। गुप्त काल ने निस्संदेह भारतीय उपमहाद्वीप को एक छत्र के नीचे लाकर कला, विज्ञान और साहित्य की एक ऐसी बेजोड़ नींव रखी जो सदियों बाद आज भी गूंजती है। आर्यभट्ट का शून्य, मेहरौली का बिना जंग लगने वाला लौह स्तंभ और कालिदास का कालजयी साहित्य, ये सब उसी दौर की देन है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही दौर था जब विष्टि के नाम पर आम इंसान से जबरन मजदूरी करवाई जा रही थी। छुआछूत ने अपनी जड़ें मजबूत की। सच है। इतिहास में किसी भी काल को स्वर्ण युग का नाम देना बड़ा जटिल होता है। गुप्त काल ने हमें शून्य दिया, बिना जंग लगने वाला लोहा दिया और बेहतरीन साहित्य दिया। लेकिन उसी दौर में समाज के एक हिस्से ने बहुत कष्ट भी झेले। तो आखिर एक स्वर्ण युग किससे बनता है? क्या सिर्फ इसके चमकते हुए सोने के सिक्कों और वास्तुकला से, या इसके सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन से? इतिहास शायद कभी शुद्ध सोना नहीं होता। ये कई सच्चाइयों से मिलकर बनी एक मिश्र धातु है। इस बारे में सोचिएगा।